गुड मॉर्निंग क्लास। मैं विशाल तिवारी आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज ये क्लास लाइव नहीं हो पा रही, रिकॉर्डेड क्लास है क्योंकि नेट का इशू बहुत ज़्यादा है और नेट के इशू के कारण ये दिक्कत बार बार आ रही है। तो आज पूरा क्लास हम देख लेते हैं और ये वीडियो आपको अपलोड करा दिया जाएगा। ये वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। 17 मार्च की अगर हम क्लास की बात करते हैं तो 17 मार्च की क्लास में अगर हम देखते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि 16 मार्च, देखिए 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए हम पहले कुछ चीजें जान लेते हैं कि टीकाकरण दिवस 16 मार्च को ही क्यों मनाते हैं। तो टीकाकरण दिवस 16 मार्च को इसलिए मनाया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, कि फर्स्ट ऑब्जर्व्ड ऑन 16th मार्च 1995 व्हेन द फर्स्ट डोज ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन वाज गिवन। यानी हम बात करते हैं इसे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारत में पहली बार ध्यान से सुनना, भारत में पहली बार क्या मनाया गया था? तो 16 मार्च को 1995 में 2 बूंद जिंदगी की, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं पल्स पोलियो प्रोग्राम। कौन सा? तो पल्स पोलियो प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी और पल्स पोलियो प्रोग्राम की शुरुआत 16 मार्च को हुई थी। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए 16 मार्च को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है या नेशनल वैक्सीन डे मनाया जाता है। इन इंडिया द लास्ट केस वाइल्ड पोलियो वाज द रिपोर्टेड 13th ऑफ जनवरी 2011। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में पोलियो का आखिरी मामला या भारत में पोलियो का आखिरी मामला जो रिकॉर्ड किया गया था, पोलियो का अंतिम मामला जो रिकॉर्ड किया गया था, मामला जो दर्ज किया गया है, उसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कब दर्ज किया गया था, तो 2011 में। कब दर्ज किया गया था? 2011 में। On 27th of March 2014, India was certified as polio free country वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यानी 2014 में भारत पोलियो मुक्त देश घोषित हो गया था, ये भी कहा जा रहा है। 2014 में भारत पोलियो मुक्त देश घोषित हो गया था, भारत पोलियो मुक्त देश घोषित हो गया था, पोलियो मुक्त देश घोषित हो गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, ये कई सारी चीजें आपसे बता रहा है, लेकिन अगर आपको पता होगा कि टीकाकरण से संबंधित भारत में एक परियोजना चलाई गई है और टीकाकरण से संबंधित भारत में एक परियोजना जो चलाई गई, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? मिशन इंद्रधनुष। कब चलाया गया था? तो सुशासन दिवस जिस दिन मनाया जाता है, यानी 25 दिसंबर को मोदी जी की गवर्नमेंट पहली बार गठित हुई थी और पहली गवर्नमेंट 25 दिसंबर 2014 को यह चलाया गया था टीकाकरण दिवस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, सॉरी, मिशन इंद्रधनुष चलाया गया था और मिशन इंद्रधनुष के तहत अब तो 4.0 आ गया है, जिसमें जो गर्भवती महिलाएं होती हैं तथा जो नवजात शिशु होते हैं उनको लगने वाला टीका है। अगर हम बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम बात कर लेते हैं मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो मिशन इंद्रधनुष की अगर बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इंद्रधनुष की अगर बात कर लेते हैं, तो मिशन इंद्रधनुष की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहला बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं में लगने वाला टीका। ठीक, कब शुरू किया गया था इसे? तो 25 दिसंबर 2014 को। ठीक, कौन से मंत्रालय द्वारा? तो परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया था। अच्छा, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाए, जैसे पहला, कुछ टीकों से क्वेश्चन बनता है कि विश्व का प्रथम टीका जिसको कहा जाता है पेनिसिलिन का टीका किसने खोजा था? तो पेनिसिलिन का टीका, मैं सारे टीकों का नाम आपको बता रहा हूं, पेनिसिलिन का टीका किसने खोजा था? तो उनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम है उनका? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ध्यान से सुनिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि खसरे का टीका किसने खोजा था, तो खसरे का टीका या खसरा जो बीमारी होती है, खसरा का टीका किसने खोजा था? तो खसरा का टीका अगर याद रखिएगा तो ये किसने खोजा था, तो इनका नाम क्या है? तो खसरा का टीका खोजा था मॉरिस हिलमैन ने। किसने?
मॉरिस हिलमैन ने। सबसे ज्यादा पेटेंट भी इन्हीं के नाम पर है, सबसे ज्यादा पेटेंट भी इन्हीं के नाम है टीकों का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए अशोक, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो अगले नंबर पे है पोलियो का टीका, या पोलियो सबसे पहले आता है, पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो याद रखना, पोलियो का टीका खोजा था जिन व्यक्ति ने, उनका नाम है अल्बर्ट साबिन। क्या नाम है उनका? अल्बर्ट साबिन। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पोलियो ड्रॉप की खोज किसने की थी, तो पोलियो ड्रॉप की खोज किसने की थी? तो पोलियो ड्रॉप खोजा था किसने? जोनास साल्क ने। जोनास सॉल्क ने खोजा था, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, पोलियो ड्रॉप हो गया, अगर आपसे क्वेश्चन रहे कि चेचक का टीका किसने खोजा था, तो चेचक का टीका आपको पता होगा, चेचक का टीका आपको पता होगा, जिसने व्यक्ति ने खोजा था उनका नाम क्या है? तो चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा था। किसने? एडवर्ड जेनर ने खोजा था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि टीबी का टीका किसने खोजा था, तो टीबी का टीका अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो रॉबर्ट कोच ने खोजा था। किसने? रॉबर्ट कोच ने खोजा था। और आपको पता होगा टीबी का टीके को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बीसीजी का नाम दिया जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलिमिटी ग्यूरिन। क्या नाम होता है इसका? बैसिलस कैलिमिटी ग्यूरिन होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डीपीटी का टीका बच्चों में जो दिया जाता है, डीपीटी का टीका कितनी बीमारियों से बचाता है? तो डीपीटी का टीका 3 बीमारियों से बचाता है। एक का नाम क्या है? डिप्थीरिया। दूसरे का नाम क्या है? पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी। और तीसरे का नाम क्या है? टिटनेस। तीसरे का नाम क्या है? टिटनेस। ये बच्चों में दिया जाने वाला प्रारंभिक डोज होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एटीएस का टीका किससे संबंधित है, एटीएस का टीका किससे संबंधित है, ये सारे टीकों से क्वेश्चन एक ही जगह पर पढ़ लीजिए। एटीएस का टीका किससे संबंधित है? तो इसका फुल फॉर्म होता है एंटी टॉक्साइड सीरम, और इसे ही टिटनेस का टीका कहा जाता है। किसका? टिटनेस का टीका कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। टिटनेस का टीका कहा जाता है एंटी टॉक्साइड सीरम। तो ये सारे टीके आपको एक बार में ही मिल गए, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगले नंबर पे बढ़ते हैं, और अगले नंबर पे आईक्यू एयर, जैसे हर साल जारी किया जाता है, क्या जारी किया जाता है? तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया जाता है। किसी भी देश में एयर की क्या क्वालिटी है, किसी भी देश में एयर की क्या क्वालिटी है, उससे रिलेटेड एक डेटा जारी किया जाता है, जिसका नाम क्या है? आईक्यू एयर। आईक्यू एयर तो पहली बात एक संस्था का नाम है, जो स्विट्जरलैंड की एक संस्था है। कहाँ की है? तो स्विट्जरलैंड की एक संस्था है। आईक्यू एयर द्वारा विश्व गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया, जारी हुआ या हुआ जारी। तो भारत विश्व में, हम भारत की बात करते हैं क्योंकि भारत से रिलेटेड ऑफिशियल क्वेश्चन हम लोगों को इसी में बनेगा। अगर हम बात कर लेते हैं तो भारत विश्व में वायु गुणवत्ता सूचकांक में कितने नंबर पे है? 8वें नंबर पे है। अगर हम बात कर लेते हैं भारत में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो राजस्थान का भिवाड़ी शहर है। कहाँ का है? तो राजस्थान का भिवाड़ी शहर है। वैसे हमारे भारत के सारे स्थान जो है वो अधिकतर पोल्यूटेड शहर है। भारत और पाकिस्तान के जो स्थान है वो अधिकतर पोल्यूटेड शहर में आते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनना, भारत का सबसे प्रदूषित कौन सा है? तो राजस्थान का भिवाड़ी क्षेत्र है। WHO द्वारा वायु प्रदूषण के मानक जो तैयार किया गया है उसका नाम है PM 2.5, यानी जो PM 2.5 एयर क्वालिटी का जो परिचायक होता है उसको बोलते हैं PM 2.5। उसका जो वास्तविक रूप से उसका साइज होना चाहिए कितना? तो उसका साइज होना चाहिए 5 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब होना चाहिए। 5 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर इससे अधिक होगा तो वायु प्रदूषण का घटक माना जाएगा। अब सोचिए चार्ड में कितना है? 89.7, यानी लगभग अगर हम बात करें तो 14 टाइम्स है। इराक में 80 है, पाकिस्तान में 70, बहरीन में 66 है, बांग्लादेश में अगर 65 है, ठीक, बुर्किना फासो एक देश है 63 है वहां पे। कुवैत की बात कर लेते हैं 55.8, भारत 53.3, इजिप्ट 46.5, ताजिकिस्तान 46 है। ये शुरुआती 10 बड़े देश हैं जिसमें से हमको भारत का नाम याद रखना है। एयर क्वालिटी इंडेक्स आईक्यू एयर द्वारा जारी किया जाता है, जो स्विट्जरलैंड की एक संस्था है। और इस संस्था के बारे में क्या, इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोग ये किसी भी देश की आईक्यू एयर के बारे में बताता है, किसी भी देश की आईक्यू एयर के बारे में बताता है। अगर हम बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनना, भारत का स्थान कहां है? तो 8वें नंबर पे है। सबसे ज्यादा प्रदूषित कौन सा है? तो चाड है। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है चाड, याद रखिएगा। अगर भारतीय उपमहाद्वीप में बात कर लें तो भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान तथा भारत और बांग्लादेश जैसे देशों की स्थिति अत्यधिक खराब है। चलिए अगले नंबर पर बढ़ते हैं।
तमिल लेखक एक है, क्या नाम है उनका? पेरुमल मुरुगन। तमिल लेखक है एक जिनका नाम है पेरुमल मुरुगन, और पेरुमल मुरुगन जो है उनको एक पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार है? उनकी उपन्यास है, उपन्यास का नाम हम लोग अभी पढ़ेंगे, लेकिन इस पुरस्कार को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से नामित किया गया है, यानी अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में नामित किया गया है, के लिए नामित हुआ है। तो इस उपन्यास का नाम क्या है? पियरे। लेकिन ये पियरे पुक्कुली का अंग्रेजी अनुवाद है, याद रखिएगा। पियरे जो है पुक्कुली का अंग्रेजी अनुवाद है। मेन उपन्यास का नाम क्या है? पुक्कुली। मेन उपन्यास का नाम क्या है? पुक्कुली। यह पुक्कुली का अंग्रेजी अनुवाद है। यह का मतलब कौन? तो पियरे। पियरे उपन्यास का नाम है, देखो ये लिखा गया पियरे, ध्यान से सुनना। पियरे पुक्कुली का अंग्रेजी अनुवाद है, जिसमें एक अंतरजातीय युगल यानी दंपत्ति की कहानी है। इसको इंग्लिश में किसने कन्वर्ट किया है? तो इसको इंग्लिश में किया है अनिरुद्ध वासुदेवन ने, 2016 में इसे अंग्रेजी में अनुवाद किया है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, पिछले साल अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित कौन सी किताब हुई थी? तो 2022 में गीतांजलि श्री को दिया गया था रेत की समाधि के लिए। किसकी? रेत की समाधि के लिए दिया गया था, यह बात ध्यान रखिएगा। और रेत की समाधि को अंग्रेजी में अनुवाद किसने करवाया था? यानी टॉम ऑफ सेंट के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो उनका नाम याद रखिएगा, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम है डेजी रॉकवेल। क्या नाम है उनका? डेजी रॉकवेल ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अच्छा, हम पहले जान लेते हैं, एक पॉइंट है, बड़ा अच्छा पॉइंट है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार व बुकर पुरस्कार में अंतर बता दीजिए। पहले ध्यान से सुनना, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार क्या होता है और एक पुरस्कार होता है जिसका नाम क्या है? नॉर्मल बुकर पुरस्कार क्या होता है? बुकर पुरस्कार। इन दोनों में अंतर जान लेंगे तो आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को ही एक और नाम दिया जाता है मैन बुकर पुरस्कार या मान बुकर पुरस्कार। इसी का नाम है मान बुकर पुरस्कार, और उसको तो नॉर्मल ही जाना जाता है बुकर प्राइज के नाम से। उसको तो नॉर्मल ही जाना जाता है मान बुकर पुरस्कार के, सॉरी, नॉर्मल बुकर पुरस्कार से। अगर हम बात कर लेते हैं इसकी शुरुआत कब होती है, तो याद रखना इसकी शुरुआत होती है कब? तो इसकी शुरुआत होती है 2005 में। कब होती है? तो 2005 में होती है। आपसे पूछा जाए किसमें? 2005 से लेकर के 2015 तक। ध्यान से सुनिएगा, पूरा अंतर मैं बताऊंगा आपको कि 2005 से लेकर के 2015 तक ये प्रत्येक 2 वर्ष पे दिया जाता था, प्रत्येक द्विवर्ष पे दिया जाता था, द्विवार्षिक होता था, ये द्विवार्षिक होता था। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम बात कर लेते हैं, किंतु 2016 के बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 2016 के बाद इसे प्रत्येक वर्ष घोषित किया जाता है। कब घोषित किया जाता है इसे? प्रत्येक वर्ष घोषित किया जाता है। अगर हम आगे बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनना, यह पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो यह पुरस्कार आपको पता होगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये पुरस्कार किसको दिया जाता है, तो ये पुरस्कार याद रखना कि कोई किसी भी भाषा में, आप कोई भी किसी भी भाषा में, किसी भी भाषा में लिखी हुई पुस्तक जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ हो, अंग्रेजी में अनुवाद हुआ हो, अंग्रेजी में अनुवाद हुआ हो, उसी पुस्तक को क्या दिया जाएगा? किसी भी भाषा में लिखी गई हो। ध्यान से सुनना, किसी भी भाषा में लिखी हुई पुस्तक, अगर हम इसको देख ले सही तरीके से, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी भाषा में लिखी हुई पुस्तक जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ हो, अंग्रेजी में अनुवाद हुआ हो उसको कौन सी पुरस्कार से नवाजा जाता है? तो उस पुरस्कार को कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, या इसी को क्या नाम दिया जाता है? तो मान बुकर पुरस्कार से कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पहले तो इसमें बड़ी बड़ी किताबों को ही लिया जाता था, बाद में इसमें छोटे कॉमिक्स के साथ साथ शॉर्ट स्टोरीज को भी इंक्लूड कर दिया गया है, यह बात ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपसे बुकर पुरस्कार की बात कर लेते हैं तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना इसकी शुरुआत हुई 1969 से, यानी जिस वर्ष इसरो की स्थापना हुई थी, 1969 से इसकी शुरुआत हुई।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए दूसरे नंबर पे, तो आपसे क्वेश्चन दूसरे नंबर पे क्या पूछा जाता है, इसे प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। कब दिया जाता है इसे? प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये केवल और केवल इंग्लिश भाषा में लिखी हुई पुस्तक, इंग्लिश भाषा में लिखी हुई पुस्तक, लिखी हुई पुस्तकों के लिए दिया जाता है, के लिए दिया जाता है, दिया जाता है, जिसे यूके में पब्लिश किया गया हो, यूके में पब्लिश किया गया हो। पब्लिश का मतलब है यूके में इसे प्रकाशित किया गया हो, उन्हीं को दिया जाएगा ये। तो ये दो अंतर होते हैं बुकर पुरस्कार में और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात और कि जो बुकर पुरस्कार होता है ये उन्हीं लोगों को दिया जाता है, ध्यान से सुनना, ये बुकर पुरस्कार उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो मुख्य रूप से राष्ट्रमंडल के सदस्य थे। यानी जिन देशों पर ब्रिटेन ने कभी ना कभी कब्जा किया था, उन देशों के इतिहासकारों को बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है। तो आपसे पूछ लिया जाए इसका क्वेश्चन, हम लोगों को कौन सा मिला अभी? तो पहली बार किसी तमिल लेखक को मिला है, और उस तमिल लेखक का नाम क्या है? तो उनका नाम है पेरुमल मुरुगन। क्या नाम है उनका? पेरुमल मुरुगन नाम है, यह बात ध्यान रखिएगा। और पेरुमल मुरुगन की पुस्तक का नाम क्या है? पुक्कली। उसका अंग्रेजी में अनुवाद अनिरुद्ध वासुदेवन ने किया था, और अंग्रेजी में उसको कहा जाता है पियरे। अगले नंबर पे बढ़ते हैं। एक अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज है, जैसे कल भी हमने कई सारी मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा था, आज भी हम देख रहे हैं। तो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम क्या है? तो ज्वाइंट सिंगापुर एंड इंडियन आर्मी एक्सरसाइज, जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र। सिंगापुर और भारत के बीच में एक एक्सरसाइज हुई जिसका नाम क्या है? बोल्ड कुरुक्षेत्र। कौन सा एडिशन है इसका? तो 13वां संस्करण है। कहां पर किया गया है? तो जोधपुर जिला राजस्थान में किया गया है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए किसके किसके बीच में है, तो भारत व सिंगापुर के बीच में है। 5 मार्च से शुरू हुआ 10 दिवसीय संयुक्त प्रशिक्षण ने उभरते खतरों और उभरती प्रौद्योगिकियों में आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए ये मिलिट्री एक्सरसाइज की गई है। भारत और सिंगापुर, बोल्ड कुरुक्षेत्र इसका नाम है। अगले नंबर पे एक न्यूज है हम लोगों की, और न्यूज क्या है? तो जम्मू कश्मीर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन 19 मार्च से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन 2023 में 19 मार्च के दिन इसे लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। अच्छा, ये ट्यूलिप गार्डन पूरा देखिए, बड़ा सा एक प्राकृतिक सौंदर्यता वाला गार्डन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका नाम किस नाम से है, तो इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन के नाम से है, या डल झील और जबरवान पहाड़ी के मध्य में स्थित फैला हुआ एक विस्तृत एकड़ में फैला हुआ ये एक पूरा गार्डन है। इसे सिराज बाग के नाम से भी जाना जाता है। इसे 2008 में खोला गया था, या 2008 में निर्माण किया गया था। जब उस समय वहां के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय वहां के मुख्यमंत्री थे गुलाम नबी आजाद। कौन थे? तो गुलाम नबी आजाद थे, ये बात ध्यान रखिएगा। गुलाम नबी आजाद वहां के मुख्यमंत्री थे, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगले नंबर पे है कि कुछ प्रमुख अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, और वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन तो सभी लोग बता ले जाएंगे कि विश्व बैंक के प्रमुख के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति ने, दरअसल आपको पता होगा डेविड मालपास ने रिजाइन दे दिया। उनका कार्यकाल अगले साल खत्म होता, लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने रिजाइन दे दिया। अच्छा, रिजाइन उन्होंने दिया तो उसके पश्चात आपको पता होगा किसका नाम नामित किया गया है, या किसका नाम आगे प्रमोट किया गया भारत को, भारत के किस व्यक्ति का नाम प्रमोट किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सुनिएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस एक भारतीय मूल के व्यक्ति के नाम को प्रमोट किया है? तो उनका नाम क्या है? जो मास्टर कार्ड के जो पूर्व सीईओ रह चुके हैं, उनका नाम क्या है? तो अजय बंगा। क्या नाम है? अजय बंगा नाम है उनका। तो अजय बंगा को नॉमिनेट किया गया है, किसके लिए? तो इसमें वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के लिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी इसके लिए किसको नियुक्त किया गया है? तो अजय बंगा को नियुक्त किया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर आपसे ये मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ रह चुके हैं, ये बात ध्यान रखना आपको। डेंगू का प्रकोप देखते हुए, अच्छा डेंगू आपको पता होगा, डेंगू से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हम लोगों के एग्जाम में मिलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि डेंगू को किस नाम से जाना जाता है? तो डेंगू को ही हड्डी तोड़ ज्वर कहते हैं। क्या नाम देते हैं इसको?
हड्डी तोड़ ज्वर कहते हैं, हड्डी तोड़ ज्वर कहते हैं, यानी ब्रेक बोन फीवर कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डेंगू हमारे शरीर में किसको प्रभावित करता है, तो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को प्रभावित करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। क्वेश्चन क्या है, अब देख लेते हैं कि डेंगू का प्रकोप देखते हुए किस क्षेत्र ने या किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने का फैसला लिया है। जल्दी से आपको बताना है, तो किसने किया है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, पेरू ने। पेरू दक्षिण अमेरिका का एक देश है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आपको पता होगा इसकी कैपिटल क्या है, तो याद रखना दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का ये देश की कैपिटल क्या है, लीमा। क्या नाम है इसका, लीमा नाम है इसका। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछ दूं, क्या भारत में स्वास्थ्य आपातकाल जैसा प्रावधान है, तो आपका उत्तर होगा नहीं। भारत में आपातकाल का जो प्रावधान है, आपातकाल का सीधा सीधा मतलब है कि सारी सत्ता केंद्र में समाहित होना, यानी राज्यों से सत्ता लेकर के केंद्र में सत्ता हस्तांतरित कर देना, यह आपातकाल कहलाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं, तो भारत में आपातकाल 3 प्रकार के हैं। एक है राष्ट्रीय आपात, यानी जिसको नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है। दूसरे नंबर पे एक है राष्ट्रपति शासन, जिसको प्रेसिडेंट रूल के नाम से जाना जाता है, जो स्टेट में लगता है। और एक है फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी वित्तीय आपातकाल। अगर इसका अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो 360 है, इसका पूछ लिया जाए तो 356 है, और इसका पूछ लिया जाए तो 352 है। हालांकि इसके 3 कारण हो सकते हैं। एक कारण इसमें हो सकता है बाह्य आक्रमण, एक इसमें कारण हो सकता है युद्ध, और एक इसमें कारण हो सकता है जिसका नाम है सशस्त्र विद्रोह, जो पहले आंतरिक अशांति के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपातकाल का प्रावधान संविधान के किस भाग में है, तो इसका नाम याद रखिएगा, आपातकाल का प्रावधान संविधान के भाग 18 में है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए अनुच्छेद कौन सा है, तो इसका अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक। ये भारतीय आपातकाल की है। लेकिन डेंगू के कारण आपातकाल की घोषणा करने वाला भारत विश्व का देश जिसने हाल ही में घोषित किया है, तो उसका नाम क्या है, तो याद रखना उसका नाम है क्या, तो पेरू है। इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ऑल इंडिया ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया, तो ऑल इंडिया ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन अभी रिसेंटली हुआ है, और कहां पर किया गया, तो ये बात ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में। कहां पर, तो नई दिल्ली में किया गया है ऑल इंडिया ताइक्वांडो चैंपियनशिप। जो किया गया है वो एक तरीके से नेशनल लेवल पे है ये, और नेशनल लेवल पे है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑल इंडिया, ध्यान से सुनना, कौन सा है, ऑल इंडिया ताइक्वांडो चैंपियनशिप। हालांकि अगर आपसे पूछ लिया जाए इसको उद्घाटन किसने किया था, तो सुजाता चतुर्वेदी ने किया था, जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है। याद रखिएगा ये बात पूरी तरीके से। अगले नंबर पे, हाल ही में कनक रेले का निधन हो गया। कनक रेले का संबंध किससे था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 100% पता होना चाहिए इनका नाम। कनक रेले का संबंध किससे है, तो याद रखना ये भारत में एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना मानी जाती हैं, जिनका नाम है मोहिनी अट्टम। और आपको पता होगा मोहिनी अट्टम किस राज्य का है, तो ये है केरल का। तो केरल की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना जिनका नाम क्या है, तो केरल की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना जिनका नाम है कनक रेले। और हाल ही में कनक रेले का निधन हो गया है। ये किससे संबंधित थी, तो मोहिनी अट्टम से संबंधित थी। ये प्रमुख एक शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के अभी एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं जिनका नाम है अब्दुल नजीर। उनको किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया, अभी दरअसल 13 राज्यों के नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई है, जिसमें तो कुछ ऐसे भगत सिंह कोश्यारी, और उधर से और उनका क्या नाम था, लद्दाख वाले का, भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख वाले ने तो रिजाइन दिया था, उनकी जगह पर नया पॉइंट हुए हैं। 6 ऐसे बने जो नए, बाकी तो अधिकतर तबादला ही कराया गया है। तो अब्दुल नजीर कहां के बने, तो ये बात याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के बने हैं। ये बात ध्यान रखना, कहां के, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगले नंबर में बढ़ते हैं कि G20 के तहत वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों, G20 के तहत वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक हाल ही में कहां पर हुई है, तो ये बात याद रखिएगा, ये बैठक कहां पे हुई है, तो बेंगलुरु में हुई है। वैसे बेंगलुरु का बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो बेंगलुरु का बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछ लिया जाए किसके लिए फेमस है, तो यहाँ पर पर्यावरण मामलों की बैठक हुई है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि G20 के तहत वो जो साइंस का सेक्रेटेरिएट किसे माना गया है, तो डबल आई
एससी बेंगलुरु को ही सेंटर हब माना गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। किस मंत्रालय द्वारा दिल्ली के लाल किले में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व घोषित किया गया था? तो ये 26 जनवरी के दौरान जब मनाया नहीं जा रहा था, तो आजादी का हम लोग जब मना रहे थे ये वर्षगांठ, तो उसी के बारे में है। तो कौन सा मंत्रालय था जिसने भारत पर्व नामक एक प्रमुख एक तरीके से एक इवेंट शुरू किया था, भारत पर्व? तो उसका नाम क्या है? तो पर्यटन मंत्रालय। किसने किया था? तो पर्यटन मंत्रालय ने एक पूरी तरीके से पर्यटन मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला कौन सा बन गया है, तो वायनाड। और वायनाड अगर आपसे पूछ लिया जाए कहां का जिला है, तो केरल का। कहां का है? केरल का है, ये बात ध्यान रखिएगा। वायनाड जिला है जो कहां का है, तो ये है केरल का, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले नंबर पे एक आता है जिसका नाम क्या है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि टाटा ट्रस्ट के, ध्यान से सुनिएगा, टाटा ट्रस्ट के आपसे नए पूछा जा रहा है कि टाटा ट्रस्ट के नए सीईओ कौन बने हैं। ये आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। टाटा ट्रस्ट के नए सीईओ कौन बन गए हैं, तो उनका नाम क्या है, ध्यान से सुनिए। अच्छा, टाटा ट्रस्ट ने अभी रिसेंटली दो लोगों की नियुक्ति की है। एक है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और एक है सीओओ। पहली बार ये पोस्ट अपॉइंट किया गया है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए सीईओ कौन है, तो अभी ये नियुक्त हुए जिनका नाम है सिद्धार्थ शर्मा। क्या नाम है इनका? सिद्धार्थ शर्मा नाम है इनका। और अगर आपसे पूछ लिया जाए सीओओ कौन बने हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन बने हैं, तो अपर्णा उपुल्लुरी कौन बनी है? कौन है? अपर्णा, अपर्णा उपुल्लुरी, उपुल्लुरी, अपर्णा उपुल्लुरी बनी है, ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनी है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने एक प्रोग्राम या कैंपेन लॉन्च किया था जिसका नाम था द सिटीजन। क्या नाम था उसका? द सिटीजन नामक प्रोग्राम लॉन्च किया था। और वो जो द सिटीजन प्रोग्राम था, उसके तहत वहां के जो युवा हैं, उन युवा को संविधान की विशेष बातों या संविधान की प्रमुख बातों के लिए ऑपरेट किया गया था कि भाई संविधान की बेसिक बेसिक बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। और वो बेसिक बेसिक बातें कौन कौन सी थी? जैसे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये सब कुछ। तो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? तो कोल्लम बना है। और आपको पता होगा कोल्लम कहाँ का है जिला? तो केरल का है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, ये कुछ क्वेश्चन थे आज के करंट अफेयर के। हम लोग मिलेंगे कल सुबह इसी टाइम पे, सुबह 7 बजे, अगर सब कुछ सही रहा तो। वो लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आज हुई कि आज की क्लास में वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है, लाइव नहीं चल पाई। लेकिन ध्यान से सुनना, कल सुबह 7 बजे हम लोग मिलेंगे इसी टाइम पर। सभी लोग जुड़ जाइएगा आगे के करंट अफेयर पढ़ने के लिए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए आप लोग ज्ञान गंगा परिवार से। तब तक के लिए धन्यवाद।